और बेटा आपको दीपावली आ रही है, मुझे पता है आपकी बॉडी में एनर्जी कम लगती होगी अभी, मौसम चेंज होता है ना, थोड़ा हमारी बॉडी एडप्ट करता है, इसमें तुम्हारी ये बॉडी कम है, ठीक है। लेकिन इतना भी कम नहीं कि आपको पढ़ना हो। चलो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर, जो चैप्टर का नाम था फोटोसिंथेसिस एंड एयर प्लांट, और उसका हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए थे वो पढ़ लिए हैं, और इसके बाद क्या हुआ, और हम लोग अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको कहाँ कहाँ जो पढ़ा दिया उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, जब तक आप अपने आप से रिवाइज करो, ठीक है। और पीछे का आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से बेटा, क्वेश्चन लगाते रहो, और साथ में आप लोग एनसीईआरटी को लगातार पढ़ते रहो, वरना सब भूल जाओगे। चलो जो हमको कल पढ़ाया था मैंने उसको रिवाइज करो, कल का मतलब परसों जो पढ़ाया था उसको एक बार देखो। मैं आप लोगों को सुन सकता हूँ क्या अभी, आपको पता है? और मेहनत करो थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा सा अजीब भी लगता होगा, लग रहा है नहीं लग रहा है? अजीब का मतलब पता नहीं लग रहा है कब सो होगी कब शाम होगी। जैसे अभी ऐसा मौसम है ना, तो पता लग रहा है कि जैसे मैं आता 3:30 बजे तो खूब धूप होती है ना, और आज ऐसा लग रहा है शाम हुई हो, ऐसा फील हो रहा है? कैसा नहीं हो रहा है? मुझे लग रहा है। दूसरा क्या है, ये एक टाइम ऐसा है कि अभी आपको थोड़ा सा बुखार रहता होगा हल्का सा ना, फीवर टाइप का, वो इसीलिए रह रहा है क्योंकि आपकी बॉडी अब ठंड में कन्वर्ट हो रही है, ठंडे मौसम में रहने के लिए, तो थोड़ा सा एडप्ट करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। और एक बार आपको बुखार आ जाएगा उसके बाद सही हो जाएगा, फिर आपको बुखार नहीं आएगा, ठीक है, ना लगेगा ऐसा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे कवर कर लेते हैं। बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देखते हैं। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ये और बच्चे कहाँ चले गए? घूम रहे हैं, घूम। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई प्लांट, सबको डालो कर दिया जाओ बेटा, मतलब मांगने तो और बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? धूप ले रहे हैं। अभी ठंड लग रही क्या? अरे यार, अरे आ जाओ बेटा, बनाने दूंगा वापस। अभी स्टार्ट हुआ, अभी याद नहीं आ रहा, 15 मिनट हुए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं सारे। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक होता है साइक्लिक और एक कौन सा होता है बेटा? नॉन साइक्लिक। और मैंने कहा था ये दोनों ही पार्ट किसके हैं? लाइट रिएक्शन। किसके हैं? लाइट रिएक्शन के हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि पहले कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन होता है बेटा। और लाइट रिएक्शन का मतलब सिंपल सा मैंने कहा था लाइट की प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पे क्या बनेंगे? एटीपी और NADPH। हमको सिंपल सा मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप लोग ज्यादा याद ना कर पाओ, अगर आपका क्वेश्चन भी गलत ना हो,
खाली आप लोग लाइट और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस याद कर लेना, बस उतने ही से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मेन जो मैंने डिफरेंस जो इसमें है वो मैंने आपको लिखा दिए। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या होना चाहिए, तो बेटा यहाँ देखो आप लोग, सनलाइट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था क्लोरोफिल होना चाहिए, ए, और साथ में क्या होना चाहिए? वाटर। ये 3 चीजें होनी चाहिए और आपका हो जाएगा लाइट रिएक्शन। और प्लांट क्यों कर रहा है लाइट रिएक्शन? तो एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के लिए, बस, और कोई रीजन नहीं है। अभी ग्लूकोज नहीं बन रहा है, अभी CO2 फिक्सेशन नहीं हो रहा है। मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ CO2 फिक्सेशन और ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? और मैंने कहा था डार्क रिएक्शन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है C3 साइकिल, C4 साइकिल और होता है केम साइकिल। C3 होता है, मैंने कहा था लगभग 80% प्लांटों में C3 होता है। और C4 साइकिल जो हैच एंड सेलेक्ट पाथवे बोलते हैं, वो किसमें होता है? 15% प्लांट में होता है। और 5% प्लांट में होता है केम साइकिल। कौन सा होता है? केम साइकिल। तो मैं यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लाइट रिएक्शन होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया था, बेटा आप बोलो मत, आपको ध्यान सुनो। लाइट रिएक्शन सिंपल सा सनलाइट की वजह से होता है, ये तो आपको पता है। दूसरा मैंने आप लोगों से ये कहा था कि लाइट रिएक्शन में 2 टाइप से फॉस्फोराइलेशन होता है। कितने टाइप होते हैं? बेटा आपको ये तो पता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। और अगर सनलाइट में हुआ है तो उसको बोलते हैं फोटो। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है? फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या बता रहा है? अब यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये कहा था, मैंने कहा था आप लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में खाली डिफरेंस याद कर लेना। अगर आपने इतना भी कर लिया तब भी आपका क्वेश्चन गलत, लेकिन डिफरेंस जरूर याद कर लेना। अगर आपको साइकिल बिल्कुल याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी आपको बनाने भी नहीं आएगी। हालांकि 12th में आ सकती है, 12th में वो बनाने मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। लेकिन अगर आप लोग नीट में तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब हमें एटीपी एनपीएच बनाना है, तो मैंने क्या डिफरेंस दिखाए थे, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं पहले। बेटा मैंने कहा था साइक्लिक में ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे बोथ का मतलब दोनों। ध्यान सुनो, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में ओनली कौन सा होता है? पीएस फर्स्ट। दूसरा मैंने कहा था बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? एफडी। और यहाँ पे जो फर्स्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पीएचई, फ्यूफाइटिन। ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे बेटा वाटर स्प्लिटिंग होती है, वो सॉरी नहीं होती है, और यहाँ पे होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेशन नहीं होता है और यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। यहाँ खाली एटीपी बनेंगे और यहाँ एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनेंगे। अगर आपको इतने डिफरेंस पता है तो यही तो है सैलाइट रिएक्शन, और क्या है। अब आपको मैं बता दूं कैसे होती है। ठीक है, आपकी किताब में थोड़ा सा अजीब टाइप से बना हुआ है, जो आपको लगभग समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको अपनी नोट्स लेके आया हूँ, दिखा दूंगा आपको कैसे हैं आज। ये मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फोटो सही आ रहा है ना? सही दिख रहा है कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है कि हमने देखा था पहले लाइट रिएक्शन को एब्जॉर्ब किया जाएगा क्लोरोफिल के थ्रू, उसके बाद आपको बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट को एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। और सिंपल सा कह रहा है फोटो फॉस्फोराइलेशन बाय डिस्कवर्ड, जो ये तो चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग समझते हैं मैंने आप लोग क्या क्या बताया। देखो ये वाला जो हो रहा है, ये हो रहा है साइक्लिक। कौन सा हो रहा है? साइक्लिक। और ये वाला जो मैंने बनाया ये कैसा है? नॉन साइक्लिक। एक बात आप लोग समझ लो कि जो किताब में आपके ऐसा बना हुआ है, इसमें आपको बच्चों को समझ नहीं आता है। बेसिकली खाली फोटोस्टॉप फर्स्ट लिख दिया है और ईटीएस लिख दिया है, फिर से वहीं पे आ गए, वो फील नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो नॉन साइक्लिक में ये वाला बना हुआ है, यहाँ पे भी बच्चों को समझ नहीं आता फोटोस्टॉप फर्स्ट और सेकंड का मतलब यहाँ पे कैसे है। मैं आपको अलग तरीके से बनाया था मैंने। जैसे यहाँ पे देखो आपको, ये जो बेटा पहला है वो कौन सा है? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखा है सब बच्चों को? ये जो पहला वाला कौन सा है? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। जितनी भी साइकिल्स है मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, ये एनसीईआरटी का हम कोई भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखो आपको ध्यान क्या रखना है, साइक्लिक कैसे होता है एक बार आप लोग देखो बेटा। यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये बताया था, अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा होता है? पीएस फर्स्ट होता है। कौन सा है? आप लोग बताओ पीएस फर्स्ट का जो कितनी, मैं बोल सकता हूँ एनएम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो 700, ये आपको ध्यान रखना है। पीएस और पीएस सेकंड कितना करते हैं? 680। तो
तो पीएस फर्स्ट 700 है और यहाँ पे सनलाइट आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, भेजता है किसके पास, प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फेरिडोक्सिन यानी कि एफडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है बस, अगर इस साइकिल में पूछेगा तो ये पूछ सकता है वो, वरना क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, आप लोग खाली समझ लो एक बार कि देखो आपको सीक्वेंस में तो पता होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरा बनाना आता हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, खाली आपको ये बताओ डिफरेंस, और दूसरा आपको बताओ हर चीज का बता रहा हूँ, हर साइकिल का, जितनी भी साइकिल पढ़ाऊंगा आपको, ग्लाइकोलाइज हो गया, क्रेब हो गया, हेचन सेलेक्ट हो गया, कैल्विन हो गया, साइक्लिक हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया, सबका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो क्या बन रहा है वो आपको बताओ। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऐसे ही वहां बोलेंगे प्राइमरी जो पहला एक क्या बना है प्रोडक्ट, वो सभी प्रोडक्ट बनाए उसका नाम क्या है, वो बहुत पूछ लेता है। दूसरा वहां पूछता है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, ये पूछ लेता है साइकिल, ठीक है, यहाँ पे पूछेगा। बेटा इधर देखो, फेरिडोक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन देता है ETS में, ETS का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आपके किताब ने खाली ETS लिख दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसके भी एज लिखे हैं, जैसे प्लास्टोक्विनिन होता है, इसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद क्या होता है प्लास्टोसाइनिन। ये मैंने क्यों लिखा है, एक बार ये क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, ये लिखा था साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जो लास्ट में पीएस फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन वापस देता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर था प्लास्टोसाइनिन। क्या था, लेकिन अगर आपके ETS ऐसे लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग ये नहीं बता पाओगे, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये वाला पूछ सकता है आपसे यहाँ पे, और बेटा ये वाला पूछ सकता है, बस ये तुम्हारा है साइक्लिक, और वापस 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं पीएस फर्स्ट के पास। एक बात आपको पता होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जो ETS है यहाँ पे ETS हो रहा है, इसके थ्रू ADP से क्या बनता है ATP, और इसीलिए आप लोग बताओ क्या यहाँ पे NADPH कहीं बन रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि बॉर्डर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, और बॉर्डर स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा खाली ATP। अब आप लोग डिफरेंस देखो जो मैंने बताए थे, यहाँ खाली एक फोटोस्टेम इन्वॉल्व हुआ है पीएस फर्स्ट, पहला हो गया, दूसरा बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फेरिडोक्सिन, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पे खाली ATP बन रहा है, चौथा हो गया। जब यहाँ पे बॉर्डर स्प्लिटिंग नहीं हुई है तो यहाँ क्या ऑक्सीजन लेवल ने दिखाया है, नहीं दिखाया है, और लास्ट जो पीएस फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन है, प्लास्टोसाइनिन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है किया हुआ, तो आप लोग ऐसा करो, किताब जो है जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है वैसे वहां पे ऐसे उसके बराबर में खाली ये वाला बना दो बस, जिससे मैंने लिखा है ऐसे यहाँ पर लिख लो, जिससे आपको कभी भी आसानी हो तो आप लोग अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। ये वाला लिखना सब, लिखो बैठ के, कई जगह है नहीं ये बताओ पहले, अगर नहीं हो तो आप लोग ये कॉपी जो है आपके पास उसमें कहीं लिख लो, साइक्लिक, मैं सारे लिखवाऊंगा ना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, इस बार वही पढ़ेंगे हम लोग, C3 C4 और कैल्विन साइकिल। बेटा साइक्लिक लिख के ये वाला लिखा है खाली बस। अब आप लोग बताओ ये साइक्लिक मैनर नहीं जा रहा है क्या, देखो वापस 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो ये कौन सा मैनर हुआ, साइक्लिक, और यहाँ पे इस प्लांट को क्या मिल गया ATP। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हो रहा है, वो खाली किस लिए हो रहा है, ATP NADPH को बनाने के लिए, बस इतना हो रहा है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का।
अच्छा यहाँ पे आपको क्या समझ रहा है? अप हिल और डाउन हिल का मतलब क्या होता है? डाउन हिल का मतलब हाई टू लो और अप हिल का मतलब लो टू हाई। और जब ध्यान रखना, जब भी डाउन हिल होता है, हाई टू लो होता है, तो वहां पे एटीपी क्या होता है? रिलीज। क्या होता है? और इसीलिए यहाँ पे एटीपी क्या हो रहा है बेटा? रिलीज हो रहा है। ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? डाउन हिल डायरेक्शन। और ये वाला कौन सा है? अप हिल डायरेक्शन। देखिए तो बेटा एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले समझ लो एक बार, ठीक है अच्छे से। मैंने अभी आपको इतना पढ़ाया खाली, मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ये पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड समझ रहे हैं आप लोग? पीएस फर्स्ट क्या है? ऐसा क्लोरोफिल या फिर ऐसे पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं जो 400 से लेके 700 nm की लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइट एनर्जी क्यों लिया जाता है? इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि लो टू हाई, और हाई पे पहुंचेगा, फिर हाई टू लो पहुंचेगा, वहां पे क्या देगा हमें? एटीपी। और वो कब देगा? जब ईटीएस से निकलेगा। तो सिंपल भाषा में मैंने क्या कहा, आपको इतना ध्यान रखना है, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? एडीपी से एटीपी का बनना। और हम बोल सकते हैं फोटो क्या बोल रहे हैं? कोई लाइट की वजह से बन रहा है। फोटो फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है, एक है साइक्लिक और एक है। अच्छा आपको ये तो लग रहा है ना कि हम लोग यहाँ एटीपी एनडीपी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा डार्क रिएक्शन करना है हमको। क्या करना है? और रियल में जो ग्लूकोज बनेगा वो किससे बनेगा? डार्क रिएक्शन से, ना कि लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है हमारी बॉडी के लिए, तो यहाँ पे भी तो एटीपी बन रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ प्लांट की बॉडी में कितनी जगह पे एटीपी बनते हैं, तो आप बोलोगे दो जगह पे, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्लांट के यूज के लिए नहीं होते हैं, वो उसी की डायरेक्ट रिएक्शन के लिए होते हैं। और हम लोगों में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, हमारे यूज के लिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा बेटा एक बात आप लोग सोचो, अब यहाँ पे अगर सोचो आप लोग, अगर सनलाइट ना होती तो प्लांट क्या लाइट रिएक्शन कर पाता? और जब लाइट रिएक्शन नहीं कर पाता तो एटीपी कहां से लाता? और जब एटीपी एनडीपी नहीं लाता तो डार्क रिएक्शन फिर कहां से होता? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो धरती पे है वो कौन है? सूर्य, सन। अगर सन नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग से ही कहानी बिगड़ जाएगी, मतलब लाइट रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। और प्लांट में लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन कहां से होगा?
और डार्क नहीं होगा तो वो ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, और अगर वो अपना खाना नहीं बनाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? हमको ऐसा ना कि अपने अंदर ग्लूकोज बना रहे हैं, हम भी तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है पूरा कहानी? तो पहला हो गया साइक्लिक, अब समझते हैं थोड़ा नॉन साइक्लिक। बेटा यहाँ पे कुछ चीजें भी लिखी हुई है वैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है इन साइक्लिक फोटोमॉर्फिज्म हेरिडॉक्सिन और कंसीडर एज ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मैंने कहा था। और बेटा लास्ट कौन है? प्लास्टोसाइनिन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन देगा? हेरिडॉक्सिन, और लास्ट प्लास्टोसाइनिन। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है साइक्लिक की, और कहीं से कुछ नहीं आएगा। या तो डिफरेंस से मैंने सारे बता दिए। पहली बात तो जैसे वो पूछ लेगा कि बताओ पीएस फर्स्ट या पीएस सेकंड इन्वॉल्व होता है, पीएस फर्स्ट होता है, दोनों होते हैं, तो आप क्या बताओगे? ओनली पीएस फर्स्ट। और ये ऐसी बातें हैं बेटा जो आप लोगों को एक बार में याद रहनी चाहिए। अगर वो साइक्लिक की बात कर रहा है तो आपको एक ही बार में पता होना चाहिए कि सर ने क्या क्या बताया था। जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया है कि बेटा साइक्लिक में खाली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, अभी भूलने वाली बात सुनना है, एक ही बार में याद कर लो बस। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं तुरंत ऑन द स्पॉट याद करनी चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है? हेरिडॉक्सिन, याद कर लो। ऐसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है? प्लास्टोसाइनिन, याद कर लो साथ साथ, ठीक है। अब आते हैं नॉन साइक्लिक पे। यहाँ देखो बेटा, ये तुम्हारा नॉन साइक्लिक है। अब इसे पहली बात तो नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, तो आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि नॉन साइक्लिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, पहली बात। इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? क्योंकि जेड की तरह स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम देखें तो ये वाला देखो बेटा, ये वाला देखो साइक्लिक के लिए शो कर रहा है लेकिन है नहीं साइक्लिक। ये मैंने खाली अपने यहाँ करने के लिए बनाया था, इसलिए मैंने गलत का निशान बनाया हुआ है, ठीक है। ये साइक्लिक को अगर हम इसका साइक्लिक से मैं कॉम्बिनेशन बिठाता तो साइक्लिक था हेरिडॉक्सिन, ETS, PS फर्स्ट, ये था साइक्लिक। लेकिन यहाँ आप लोग इसमें चक्कर मत लो, खाली जेड स्कीम देखो। जेड नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है? जेड, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक में, दोनों होते हैं। तीसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग होता है, और वाटर स्प्लिटिंग होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, और जो हम लोग ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं वो यही वाली तो ऑक्सीजन है। कौन सी वाली? नॉन साइक्लिक वाली। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये कौन सी स्कीम है? क्या आ गया? तो ये कौन सा बेटा? नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग उधर ध्यान रखना जरूर। पहले यहाँ देखो, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये होता है तुम्हारा PS सेकंड से। किससे होता है बच्चों? और यहाँ साफ साफ वो किससे हुआ था? PS फर्स्ट से। और ये किससे हो रहा है? PS सेकंड से। PS सेकंड पे सनलाइट आई, ये देखो, और ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? फियोफाइटिन को। किसको करेगा? फियोफाइटिन। और फियोफाइटिन से फिर कहाँ जाएगा? ETS में। कहाँ जाएगा? और जब बेटा ETS में जाएगा तो देखो ATP ये बन गए, ये क्या बनेंगे? ATP। और मैं सिंपल बोल सकता हूं, अब ये दो इलेक्ट्रॉन आपको पता है PS फर्स्ट के पास जा रहे थे, यहां भी जा रहे हैं, और PS फर्स्ट पे फिर से सनलाइट आती है और फिर से एक्साइट हो जाएगा ये, और इलेक्ट्रॉन को फिर से ट्रांसफर कर देगा कहां पे? हेरिडॉक्सिन के पास। अब यहाँ पे बात सुनो आप लोग, जो हमने साइक्लिक पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था, PS फर्स्ट, हेरिडॉक्सिन, फिर ETS, ये पढ़ रहे थे। लेकिन वहां नहीं जाना है। हेरिडॉक्सिन क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन जो NADP होता है उसको देखिए, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? और यहाँ पे NADP जो वाटर स्प्लिटिंग करता है तो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन उसको लेके और क्या बना लेता है? NADPH। क्या बना लेता है? और जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ये आधा ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पे, ये कहाँ चला जाता है? हॉट एटमॉस्फेयर में। और जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ जाते हैं? फिर से PS सेकंड के पास, क्योंकि उसको भी तो पूरा करना है इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? वाटर की स्प्लिटिंग से। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये वाले जो PS फर्स्ट सेकंड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं किससे होते हैं? वाटर का स्प्लिटिंग। समझ गए? और यहाँ वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, देखो ये H, ये देखो ये H2 लिखा है यहाँ पे, ये फोटोलाइसिस हुआ। फोटोलाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, H प्लस दो इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ ऑक्सीजन। और ये अगर ये मैं दो वाटर ले लूं तो कितना बन जाएगा? एक ऑक्सीजन। ध्यान रखना आप लोग। और ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा बेटा? एटमॉस्फेयर में। और एक बार एक क्वेश्चन एक और आया था कि यहाँ पे जो फोटोलाइसिस होता है उसमें कौन से आयन्स इन्वॉल्व होते हैं? तो यहाँ कौन कौन से बताओ? मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम। मैंने तीनों लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर से सुनो देखो, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ कहानी? PS सेकंड से। PS सेकंड पे क्या हुआ? सनलाइट पड़ी,
दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए लो टू हाई, और किसके पास गए? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से कहां जाएंगे? ईटीएस में जाएंगे, और क्या बनाएंगे? ईटीपी। क्या बनाएंगे? इसके बाद अब बेटा ये पीएस वो सॉरी ईटीएस से कहां जाएंगे? पीएस फर्स्ट के पास, और पीएस फर्स्ट से कहां जाएंगे? फेरिडोक्सिन के पास, और फेरिडोक्सिन के पास दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? एनएडीपी के साथ मिलके। किसके? एनएडीपी। और बॉर्डर स्प्लिटिंग होती है तो वहां से हाइड्रोजन मिलेगा, और हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एनएडीपीएच। क्या बन जाएगा? और जो वाटर ब्रेकडाउन होगा उसमें जो हाइड्रोजन तो यहाँ देखो चलेगा, ये एनएडीपीएच बना रहे हैं, और दूसरा दो इलेक्ट्रॉन ये वाटर स्प्लिटिंग वाले होंगे, ये कहां जाएंगे? पीएस सेकंड के पास, और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। ये होता है तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां हमें एटीपी मिल गया और हमें साथ में एनएडीपीएच भी मिल गया। क्लियर हुआ? तो मैंने अब देखो डिफरेंस आपको समझो। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद याद हो गए होंगे, यहाँ वाटर स्प्लिटिंग हुई, वहां नहीं हुई, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वहां नहीं हुआ, यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन था? थियोफाइटिन, और वहां कौन था? फेरिडोक्सिन। यहाँ आप लोग देख सकते हो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वहां पे खाली पीएस फर्स्ट। अब अगर आप लोग क्वेश्चन याद करोगे तो फिर कैसे करोगे? यानी कि आप लोगों को इतना डिटेल बता दिया तो आप लोग चाहो नहीं, हाँ ये आप लोग नॉन साइक्लिक बना दो सर। ये आपको दिख रहा है सब सभी क्या लिखा हुआ है? हल्के हल्के देख लेना, एक मैं छोटा था तो मैंने बनाया था, ठीक है? तो राइटिंग होता नहीं, पहले की राइटिंग में आपकी राइटिंग डिफरेंस बता जल्दी बनाते हैं, तो ये है। ये मेरे नोट से 2017 के शायद 2017 के हैं, 217 के। ये जो एरो है क्या दिखा रहा है बेटा? सनलाइट। क्या दिखा रहा है? सनलाइट, ठीक है? ये जो नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये लिखा है नॉन साइक्लिक। ये पता क्या लिखा है? दिख रहा है आपको? ये लिखा है फोटोलाइसिस। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, बोलो मत आप लोग। ये लिखा है फोटोलाइसिस, ठीक है? और तो मुझे लगा सब दिख जाएगा आपको, आराम देखोगे। और वहां पे एनएम भी लिखा हुआ है, एनएडीपी रिडक्टेज। एनएडीपी प्लस होता है, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कैसा हो जाएगा? एनएडीपी बन जाएगा, हाइड्रोजन वाटर से जाएगा, क्या बन जाएगा? एनएडीपीएच, ठीक है? और यही हम लोग बोलते हैं एनर्जी के रूप में। अच्छा आपको ये तो पता है एक एनएडीपीएच के पास कितने एटीपी होते हैं? 3 एटीपी, और ये अलग प्रोसेस होगा अभी, उसमें बताएंगे, ठीक है? कैसे बनते हैं 3 एटीपी। जो भी आपको समझना है पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि गलत समझ लो, हो सकता है मैंने गलत लिखा होगा। अभी नेट आई नहीं, क्या बात है? आज तो नहीं आई नेट। अब जिसको जो 12th में है वो तो ये बनाना सीखना पहले तो, क्योंकि आगे अगर डाइट टेस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो ये बना दोगे टीचर खुश हो जाएगा और पूरे नंबर दे देगा। चाहे एक का बीच में कंपाउंड गलत कर देना कोई चलेगा, लेकिन इस डिजाइन पे बना देना इस करके, तो टीचर वैसे अट्रैक्ट हो जाएगा तुम लोगों से, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में बनी नहीं है। इसमें एनसीईआरटी में पता है कितना बना है? ये वाला देखो। आप बताओ इससे तुम क्या समझ रहे हो? बताओ गदो, इससे देखो तुम क्या समझ रहे हो? बताओ कुछ आया समझ में क्या चल रहा है? इसलिए मैंने इसको बनाई, इससे सारे कंपाउंड आपके क्लियर हो जाए।
और इसकी आप लोग ज्यादा नहीं 2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप बनाना सीख जाओगे, 2 बार खाली घर पे जाके। ये कोई ज्यादा कठिन थोड़ा ना है। अगर आपको ये वाले याद ना हो तो आप लोग खाली ईटीएस लिख देना इसकी जगह पे, लेकिन सीक्वेंस ही रखना। आया समझ में? कैसे रखना है? सीक्वेंस। चाहे आप लोग ऐसे याद कर लो, पीएस सेकंड फिर रिडक्शन, इसके बाद ईटीएस, फिर पीएस फर्स्ट, फिर सॉरी फियोफाइटिन वहां पे, फिर पीएस फर्स्ट के बाद रिडक्शन, फिर एनएडीपीएस, वाटर स्प्लिटिंग, फिर सिलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? पीएस सेकंड के पास। बस। तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग कठिन बना लेते हो उसका। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। बताओ। जो आपको ऊपर हेड डालना वो क्या है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वो एंजाइम का नाम है एनएडीपी रिडक्टेज। जिसे एटीपी बनता है तो वहां एंजाइम कौन सा होगा? उसे एटीपीएच। सही है। ऐसे यहाँ पे कौन सा होता है? एनएडीपी रिडक्टेज। सुबह ठंडी लगने लगी ना, सुबह में ठंडी लगती है। जो बच्चे सुबह गांव से आते हैं उन्हें पता होगा। लगते हैं गांव से कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे सुबह? अभी बेटा लिखिए, लिखना लिखिए, फिर और क्लियर करवा रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। लिख लिया? लिख लिया? लिखो जल्दी। चलो बेटा आप लोग लिख लिया होगा मुझे लग रहा है। अब एक बार देखते हैं और समझते हैं इसको। देखो आप लोग चाहे तो ऐसे याद कर लो, अगर आप एक सीक्वेंस बना सको तो। चाहे नीचे सीक्वेंस लिख भी सकते हो ऐसे करके यहाँ पे। एक मिनट रुको,
देखो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हो, कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहानी, PS सेकेंड, सही है। इसके बाद आपको बताया FD, इसके बाद आपको वो सॉरी PH, इसके बाद आपको बताया ETS, इसके नीचे क्या बन गया ATP, इसके बाद ETS के बाद क्या है बेटा PS1, और PS1 के बाद क्या है FD फेराइट ऑक्साइड, ठीक है। और फेराइट ऑक्साइड के बाद क्या है NADP माइनस, यही तो है। और यहाँ पे आपको बताए जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके बाद लास्ट में क्या है वाटर, बस ऐसे ना रखना। और फिर वाटर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे PS सेकंड के पास, चाहे आपको ऐसे सीक्वेंस याद रखना, मतलब इस सीक्वेंस में आपको चीजें पता होनी चाहिए नॉन साइक्लिक का। अब अगर आपको इतना पता है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग देखो, एक तो वाटर स्प्लिटिंग हो गया, तो ऑक्सीजन रिलीज भी आ गया इसी में। इसके बाद आपको यही पता लग गया कि प्राइम इलेक्ट्रॉन सेक्टर कौन है, फियोफाइटिन, दोनों PS फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों चीजें बन रही है ATP भी और NADPH भी, और यहाँ पे बेटा नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसीलिए इसको बोल रहे हैं जेड स्कीम। अब आप लोग बताओ किसी बच्चे को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डाउट हो जाए, जो उससे लग रहा हो कि सर लाइट एक्शन हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने सिंपल सा बोला है कि यहाँ पे लाइट एक्शन क्यों हो रहा है बेटा, ATP और NADPH बनाने के लिए। ETS में ATP बनते हैं हमेशा, और वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है इसलिए क्या बन रहा है हाइड्रोजन की हेल्प से NADPH, और हमें यही तो चाहिए। और अगर लाइट एक्शन ये हो गया तो अब क्या होगा, डार्क एक्शन। दूसरा, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के डिफरेंस लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों ने ये भी याद कर लिए तब भी मैं कह रहा हूँ कि आपका साइक्लिक से तो गलत नहीं होगा, मतलब लाइट एक्शन से तो गलत नहीं होगा। जैसे क्या क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, तो बेटा किसका पोर्शन है, लाइट एक्शन का, किसका है, लाइट एक्शन का। और जो कहाँ हो रही है आपको ये तो पता ही है, कहाँ हो रही है, थैलेकोइड में। तो वो पहला क्या है साइक्लिक का, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ वाटर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है और यहाँ पे वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है। अगले कह रहा है दूसरा PS फर्स्ट यहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ बोथ PS फर्स्ट सेकंड आर इन्वॉल्व है नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक में कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय PS फर्स्ट कम बैक टू PS फर्स्ट, आपको पता है PS फर्स्ट से रिलीज होता है, PS फर्स्ट के बाद वापस आता है। और यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर नॉट साइक्लिक, यहाँ साइकिल नहीं हो रहा है। अगले कह रहा है ओनली ATP फॉर्म, और यहाँ कह रहा है बोथ ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस्ड। अगला कह रहा है ऑक्सीजन इज नॉट लिमिटेड, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है क्योंकि यहाँ वाटर अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज होगी। अब आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। मैं क्या NCERT फिर से पढ़ाऊँ, इसको बताओ एक बार पढ़ाऊँ, अगर आपको लग रहा है कि एक बार फिर से NCERT पढ़ लो। फिर हम लोग नया स्टार्ट करेंगे क्या, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये क्या है ये समझाएंगे। तो पहले आप लोग लाइट एक्शन का पार्ट पढ़ लो। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया बेटा NCERT बताओ, हम लोग तो ये वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं ना कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे कैसे प्रूव किया। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, हमने PS फर्स्ट और PS सेकंड के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि हमने कौन सी लाइट में क्या फोटोसिंथेसिस होता है वो पढ़ा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था बेटा, क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है बताओ, रेड लाइट को, और क्लोरोफिल बी किसको करता है, ब्लू लाइट को। और मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसमें होता है, लाइट, वो रेड लाइट में और ब्लू लाइट में। और अगर उन दोनों कंपेरिजन करेगा तो किसको बताओगे, रेड लाइट को। ये ध्यान है आपको, ठीक है। इसके बाद लाइट एक्शन क्या होता है, फोटो सिस्टम क्या होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैंने कहा था रिएक्शन सेंटर कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो किसका, क्लोरोफिल का। दूसरा मैंने कहा था हमेशा ध्यान रखना कि PS फर्स्ट और PS सेकंड के नाम किस बेस पे रखे हुए हैं, उनकी डिस्कवरी किस पहले किसकी हुई बाद में किसकी हुई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये बना हुआ है जेड स्कीम बना हुआ है, कौन सा बेटा, जेड स्कीम मतलब नॉन साइक्लिक, और साइक्लिक नहीं है क्या। और ये वाला कौन सा है, अब यहाँ पे जो देखो यहाँ पे कितना है खाली, क्लोरोफिल P700 लिखा है, यानी कि कौन सा है, PS फर्स्ट है। सनलाइट आई, इलेक्ट्रॉन गए। अब इन्होंने ये भी नहीं लिखा है प्राइम इलेक्ट्रॉन सेक्टर कौन है, खाली इलेक्ट्रॉन सेक्टर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, ETS के पास। यहाँ देखो ATP से क्या बन गया, ATP, और फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए,
पीएस फर्स्ट के पास। यहाँ ना तो लास्ट लिखा है ना ही फर्स्ट लिखा है। फर्स्ट कौन सा है हाइड्रोक्सिन, लास्ट कौन सा है प्लास्टोसाइनिन, और यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है बेटा थियोफाइटिन। चलो तो हम देख सकते हैं, लेते हैं आप क्या क्या लिखा हुआ है, एक लाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या है इन फोटो सिस्टम सेकंड बेटा, अब हम लोग बातें क्या है पीएस सेकंड जो है द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 nm वेवलेंथ। आपको पता है पीएस सेकंड कितनी वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन एटम की लाइट को ऑब्जर्व करता है 680। कह रहा है ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस, और these electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to an electron transport chain। अब इन्होंने कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वो कौन सा करेगा बताओ बेटा, PHE थियोफाइटिन। सही है, आप लोग यहाँ पे इसमें लिख लेना थियोफाइटिन। अगले कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये ना बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। तो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम, और आपको पता है ईटीएस में क्या आता है साइटोक्रोम आता है। कह रहे दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल in term of an oxidation reduction or redox potential scale. The electron are not used up, they pass through the electron transport chain। ये किसको पास किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को। एक बात और ध्यान रखना, ईटीएस में हमेशा हाई टू लो आता है, और हाई टू लो आता है इसका मतलब ईटीपी क्या होते हैं रिलीज, क्या होते हैं, और भाई ईटीपी हमें मिलते हैं। कह रहा है बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। आप लोग बताओ, देखो अभी इन्होंने क्या बताया, पीएस सेकंड था, सनलाइट डाली गई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, हाई ऑर्बिट में गया, और वहां जाने के बाद इनने ये भी बताया किसके पास गया, तो मैंने क्या बताया थियोफाइटिन। ध्यान रखना है, थियोफाइटिन ने किसको दे दिया ईटीएस को, और वहां हाई टू लो एनर्जी जा रहा है, वहां एटीपी क्या कर रहा है रिलीज, और उसके बाद आपको बताया फिर हमने किसको दे दिया पीएस1 को। यहां तक कहानी सब क्लियर हो रही है। कह रहे हैं साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट आर आल्सो एक्साइटेड, क्योंकि वहां भी क्या हो रही है सनलाइट पड़ रही है, और कह रहा है व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना 700 nm and are transferred to another receptor molecule that has greater redox potential. These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP+। ठीक है, the addition of these electron reduce NADP+ to NADPH+। हाइड्रोजन कहां से मिले वाटर से। कह रहा है this whole scheme of transfer of electron starting from the PS second up into the acceptor down in the electron transport chain to PS first, excitation of electron transfer to another receptor, and finally down into NADP+, reducing it to NADPH+ and H2 is called the Z scheme due to its characteristic shape। इसका shape ऐसा इसलिए बोल रहा है Z scheme। और कह रहा है बेटा this shape is formed when all the carriers are placed in sequence on a redox potential scale। redox potential का मतलब high to low या low to high। और बातें कर रहे हो तो सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे कि मैंने सिंपल सा इतना बताया अभी तक कि पहले पीएस सेकंड के पास सनलाइट आई, एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन किसके पास गया थियोफाइटिन के पास, वहां से ईटीएस में आया, एटीपी हमें मिल गया, ईटीएस से आया पीएस फर्स्ट के पास, और पीएस फर्स्ट से किसके पास आया फेरिडोक्सिन के पास, और एनएडीपी क्या हुआ रिडक्शन। ठीक है, अब अगले कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैंने कहा था वाटर की स्प्लिटिंग होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होता है ना, तो वो समझ लो फिर ये क्लियर हो जाएगा। बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अगर आपको ये सब नहीं पढ़ना है तो आप लोग खाली जो मैंने साइकिल बनाई उसको एक बार देख लो, बात खत्म हो जाएगा कंप्लीट। अगले कह रहा है यू वुड देन आस्क हाउ डज द पीएस सेकंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली। अब ये कह रहा है कि सेकंड पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कहां से, उसके पास आएगा नहीं, तो वो कहां से आएगा वाटर से। कहां से आएगा वाटर स्प्लिटिंग से। तो कह रहा है द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड मस्ट बी रिप्लेस्ड, दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये बेटा ऐसी लाइन को अंडरलाइन कर लिया करो आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड के पास कहां से आएगा, तो आप लोग भूल जाते हो फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। कह रहा है बेटा इसके बाद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द पीएस सेकंड, वाटर इज स्प्लिट इनटू दो हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। The electron needed to replace those removed from photosystem first are provided by photosystem। अब यहाँ देखो कह रहा है दो वाटर, मैंने एक तोड़ा था वहां पे, और यहाँ पे कितने दो, इसीलिए यहाँ पे बताओ
4 हाइड्रोजन बन गए, 1 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक H2 होता तो यहाँ पे कितने होते, 2H प्लस हाफ ऑक्सीजन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमने ये किया था, इनने किया, ठीक है, बात वही है। आगे कह रहा है, we need to emphasize here that the water is splitting complex H2 with the pH second which is itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। ये कहाँ पे होता है, थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पे। कह रहा है then where are the erythroton and oxygen formed like to release in the lumen or on the outer side of the membrane। ये कहानी आपको समझ में आएगी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। वहां मैं आपको बताऊंगा कि इसका भी एक फायदा है, नुकसान है कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही है। क्योंकि बेटा हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन को स्टोर करना पड़ता है थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में। मैं भी आपको कहानी बताऊंगा। क्योंकि अभी आप सुन लो बेटा, जो NADPH है, NADPH, इससे हमें ATP अभी नहीं मिला है। मैंने कहा था ATP तब मिलेगा जब इसको फिर से हम घुमाएंगे कहाँ पे, वो हाइड्रोजन के पास आपको पता होगा F1 F0 पार्टिकल लगे होते हैं। वहां से जब हाइड्रोजन रिलीज होंगे तब हमें ATP से क्या मिलेंगे, ATP। तो अभी हमें ATP नहीं मिले, अभी ATP जो मिले वो तो मिले, लेकिन NADPH कन्वर्ट करना पड़ता है ATP में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्या कह रहे हैं, देखते हैं। कह रहा है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये फिर से मैं दिखाऊंगा, चलो ये साइक्लिक का, साइक्लिक तो सिंपल सा है, पढ़ लो जल्दी से। देखो कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ extracting energy from oxidizable substance and store this in the form of bond energy, special substance like ATP। अच्छा, हम लोग को ये पता है ATP हमें एनर्जी मिलती क्यों है? क्योंकि बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, ATP का मतलब होता है सिंपल सा कि वहां उसका फुल फॉर्म ही होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सही है। ATP से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है वही तो हमें मिलती है, ठीक है। अगले कह रहा है कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड, लिखा भी है द प्रोसेस थ्रू व्हिच ATP सिंथेसाइज्ड बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है और इन्होंने यहाँ बहुत चीजें लिखी हुई है। मैंने बताया भी था, अगर आपसे कोई साफ साफ कहने लगे कि बताओ ATP का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है हमारी सेल के अंदर, तो आप क्या बताओगे? मैं हमारे नहीं, प्लांट की तरफ से, आप क्या बताओगे? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का ATP हम लोग यूज नहीं करते हैं, ना प्लांट करते हैं, वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है डार्क एक्शन के लिए, ठीक है, यूज कर लेते हैं प्लांट को। कह रहा है बेटा नेम फोटोफॉस्फोरेशन। फोटोफॉस्फोरेशन इज द सिंथेसाइज ऑफ ATP फ्रॉम ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने आपको वैसे भी लिखवा दिया था, मैंने आपसे कहा था ऐसे आप लिख सकते हो ATP जब फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और बनता क्या है बेटा, ATP, कहाँ पे, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिंपल सा इसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। आप लोग ये बात देख सकते हो आराम से। फॉस्फोराइलेशन का मतलब भी होता है फॉस्फेट को जोड़ना, सिंपल भाषा में। आगे कह रहा है बेटा व्हेन द टू फॉस्फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज फर्स्ट pH सेकंड एंड देयर pH फर्स्ट, अ प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और कह रहा है, अरे बातें कर रहा हूँ, कह रहा है that two photosystem are connected through an electron transport chain as seen earlier in Z scheme। इसको क्या बोलते हैं? और कह रहा है both ATP and ATPase are synthesized by this kind of electron flow। तो सिंपल सा वो कह रहा है कि यहाँ पे pH फर्स्ट pH सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वाटर स्प्लिटिंग होता है, और यहाँ पे हमें ATP और ATPase दोनों ही मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग pH फर्स्ट की, बात करते हैं pH फर्स्ट। थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेफ्ट लगाओ, अंधेरा तो लग रहा है क्या, नहीं कर रहा है, धूप चलेगी ना, बंद करना, ये बंद कर दो, वहीं से कर दो, यहाँ से हो जाएगा क्या? अबे यहाँ से हो जाएगा, कहाँ होगा? ये वाला बल्ब बंद करना होगा, तो रहने जैसे, चलो बेटा ये बताओ आप लोगों को नॉन साइक्लिक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अब साइक्लिक में क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है, तो सब सही, खाली इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, हाँ क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। ये
और ये किसकी है? ये मैम की। मतलब दो चल नहीं लगातार। देखो बेटा, कह रहा when only PS first is functional, the electron is separate within the photosystem and the photophosphorylation occurs due to cyclic flow. किसमें चलती है? साइक्लिक फ्लो में होता है। कह रहा है a possible location where this could be happening is in the stroma lamellii। ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लैमेली। ये भी ध्यान रखना है आपको। कह रहा है while the membrane or lamella of the grana have both PS first and PS second, the stroma lamellii membrane lack PS first as well as NADP reductase enzyme। ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आप लोग बोल क्या रहे हो बच्चों? कह रहा है excited electron does not pass to NADP plus but is cycle back to the PS first। मैंने कहा था साइक्लिंग में कहाँ जाता है? PS first के पास वापस आ जाता है। और कह रहा है through the electron transport chain the cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not NADPH। cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nm are available for excitation। तो सिंपल सा यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने देखा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या क्या डिफरेंस होते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। एक बार आपको इसे रिवाइज कर लो और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। पानी नहीं किसी पास है ना? पानी चलो बेटा इसको रिवाइज करो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं आते बच्चों? कौन कौन आता है से बताओ। कल कौन था? बस इतने बच्चे थे। और तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? बीरबल दो दिन आता है बेटा। ऑनलाइन क्लास में आया करो, एक घंटा देते तुम लोग को। अरे कुछ नहीं तो आपको कम से कम पूरा चैप्टर रिवाइज तो हल्के थोड़ा बहुत जाता है। अगर आप लोग ऐसे मानोगे कि अगर ऑनलाइन क्लास में नहीं आना है एक तो या तो फिर आप लोग पूरे नंबर लेके आओ टेस्ट में, फिर आप लोगों को 10 क्वेश्चन नहीं हो पाते आपसे पहले में। एक बच्चे के -5 नंबर थे इस बार टेस्ट में, -5 नंबर तो टोटल में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ एक के। मैंने नाम बताया था उसका, -5 नंबर को। मतलब वो पूरे टेस्ट में 180 में खाली ये क्वेश्चन कर देता तब भी +4 नंबर तो होते। और फिर आप लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं आते हो, यहाँ क्लास नहीं आते हो, आप लोग को बताओ। आप लोग बेटा ऑनलाइन क्लास में मत आओ, यहाँ भी मत आओ, लेकिन आप लोग उसका रिजल्ट तो दिखाओ। आप लोग टेस्ट देने आ रहा मैं ये नहीं करूँगा आपको सब बताओ, लेकिन आप लोगों का 700 नंबर तो आ जाए ना, तो लगेगा कि आप लोग कंप्लीट हो, फिर आपको जाने की जरूरत क्या है। और जब आपको कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब फिर ये है कि आपको आया करो। एक बार रिवाइज कर लो दीजिए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा, जब तक आप पढ़ोगे ही नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। तुम क्या कर रहे हो? उनकी ट्रेन थी उसकी कितने बजे से? 5 से। तो फिर रुक जाओ थोड़ी देर। कहाँ जाओगे तुझे? नाम लिस्ट नहीं है, 2 मिनट पहुंच जाओगे। अभी 5:30 निकल रहे तुम लोग। चिल्लाते हैं, चलो चिल्ला रही बताओ, जाओ। चिल्लाते हैं।
ये बताओ आप लोग साइक्लिक नॉन साइक्लिक समझ गए डिफरेंस? मैंने क्या क्या बताया, सब बच्चों को पता है? किसमें पीएस परसेंट बॉल होता है, किसमें दोनों होते हैं, पता है आपको? कहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेक्टर कौन सा होता है, पता है आपको? ठीक है। और कौन सा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर होता है, उसका नाम क्या है, पता है आपको? ठीक है। अगले हमारा बेटा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बेटा ध्यान सुनो, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये क्या है वो समझते हैं। इसमें आपको ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्या चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको क्या चल रहा है? हाँ कर रहा है, ध्यान समझिएगा उसमें लगेगा। यहाँ पे हम लोग एटीपी एनपीएच बना रहे हैं बस खाली, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बेटा हमको कोई बात मत करो, फोटो फॉस्फोरेशन पढ़ रहे हैं बस। ये क्या है वो समझो बेटा। ये देखो आप लोग, पढ़े, देखो यहाँ पे समझो पहले ये क्या। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये डायग्राम, ये मुझे लग रहा है जो सही बच्चों ने समझ लिया होगा क्या है। बताओ क्या है, कौन बताएगा? ये क्या दिख रहा है हमें, किसे बताइए? पिंक पिंक दिख रहा है, ये क्या है? ये कहाँ लिखा है? अच्छा ठीक है, हम लोग समझ गए इसका मतलब। मैं आपको बता दूं ये लोकेशन कहाँ की है, पहले समझ लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी तक जो मैं ऐसे बनाता था सिक्के जैसे, बेटा ये बनाता था ऐसे, और मैं ओवरऑल सबको क्या बोलता था, गिरीना। और एक सिक्का मैंने ऐसे बनाया था, आपको पता होगा, ऐसे बनाया था, और मैंने कहा था ये है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और बेटा ये क्या है अगले, ल्यूमेन। क्या है ये तो हमको पता है। और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे होता है तुम्हारा जो एक पीएस सेकंड इन्वॉल्व होता है, सही है, और पीएस फर्स्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं जो तुम्हारा चल रहा है सिस्टम साइक्लिक नॉन साइक्लिक कहां चल रहा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे। कहां चल रहा है? मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ पे आप लोग एक बात सुनो मेरी बेटा, आपको समझ लो। यहाँ पे सिंपल भाषा में ये समझना है कि यहाँ पे ये समझना है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है बस। और एटीपी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी तो मैंने आपसे कहा था एटीपी बनते हैं खाली, और जो एनएडीपीएच होता है उससे भी कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप लोगों ने ईटीएस पता हो, आपको शायद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने देखा होगा, आपको क्या क्या पता है उसके बारे में, पता है कुछ? जो रेस्पिरेशन में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं ईटीएस, वहां पे आपको क्या पता है, कुछ थोड़ा बहुत बताओ मुझे। किसी बच्चे कुछ भी बताओ ईटीएस के बारे में, क्योंकि आप लोग लास्ट में पढ़ा होगा, तब भी आप बातें कर रहे हो, अभी बातें कर रहे हो, तो कैसे समझ आएगा? ये चीजें इतनी आसान नहीं, इतनी आप समझ रहे हो। हाँ बताओ, ईटीएस में क्या क्या पता है आपको, कुछ बता दो। हाँ कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं, ऑक्सीजन से मतलब माइन से बनता है, ग्लाइकोलाइसिस से नहीं होता। ये बताओ एटीपी कैसे बनते हैं, एटीपी कैसे बनते हैं वो बताओ। FADH2 रिड्यूस होता है, हां 3 एटीपी मिलते हैं, और FADH से 2 मिलते हैं, FAD से 2 मिलते हैं, और NADH से 3 मिलते हैं। 3 मिलते हैं। दूसरा अगर मैंने आपको बताओ तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है वहां पे, वहां वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास होता है F1 F0 पार्टिकल। ये पता होना चाहिए आपको। वहां से F1 F0 पार्टिकल ऐसा होता है, अगर वहां से हाइड्रोजन रिलीज होंगे, सही है, तो एटीपी से क्या बनेगा, एटीपी। किसके प्रेजेंस में? एटीपीएच एंजाइम की प्रेजेंस में। ये आपको पता होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ ईटीएस तो नहीं चल रहा है वैसे, जैसे मैंने वहां दिखाया था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। अभी हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर से आएगा भाई, अभी आप समझ सुनते नहीं ध्यान से। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है बेटा? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये अंदर क्या है? ल्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन है। और ये बाहर क्या होगा बताओ? स्ट्रोमा। अब आपको लोकेशन समझ में आ गई, क्योंकि थाइलेकोइड के बाहर क्या हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट में? स्ट्रोमा। और ये अंदर क्या होगा? ये ल्यूमेन होगा, और ये क्या होगा? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होगी। आपको अभी मैंने आपको बताया था कि पीएस सेकंड होता है, वहां से लाइट आती है, बताया था आपको। और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसपोर्ट करता है, फिर साइटोक्रोम के पास जाता है, या फिर एस्ट्रोसाइन के पास जाता है, पीएस फर्स्ट के पास जाता है। उसके बाद क्या होता है?
फेरिडोक्सिन और एफएनआर, उसके बाद फाइनली क्या होता है एनएडीपी बन जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था नॉन साइक्लिक में, पढ़ा था ना। अगर मैं साइक्लिक की बात करूंगा तो वो तो यहीं से हो जाएगा साइकिल, ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ता है, इसके ल्यूमेन में हमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है F0 और F1 पार्टिकल, ये वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं F1 F0 पार्टिकल, सेम वैसे ही है। खाली यहाँ पे लिखा हुआ है C का मतलब है क्लोरोप्लास्ट। अगर CF0 बात हो रही होगी तो आप समझ जाना बात कहाँ की चल रही है, थाइलेकोइड की यानी क्लोरोप्लास्ट की। अगर CF1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन F0 F1 पार्टिकल वैसे ही है। दूसरा आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पे कि F0 है वो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर है, और स्ट्रोमासाइट जो है वो कौन सा पार्टिकल है, F1 पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है वो समझो पहले। यहाँ पे बन रहा है ATP और हमें ATP बनाना है खाली। बेटा हमें किसी भी टाइप से थाइलेकोइड का जो ल्यूमेन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ती है ज्यादा, और जो स्ट्रोमासाइट होता है कौन सा होता है इधर करनी होती है कम, पहली बात। अब ये कैसे करें, तो इसमें क्या होता है, पहला तो जो होता है वो होता है कि यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है इनर साइड में, वहां भी लिखा था कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में, वहां लिखा था इधर। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। दूसरा बेटा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो बाहर से हाइड्रोजन कहाँ थे अंदर साइड में, तो एक तो ऐसे बढ़ रहे हैं, और दूसरा यहाँ के जो बाहर के H+ हैं वो क्या हो रहे हैं कम, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है NADPH। ये यहाँ पे बता रहे हैं 3 तरीके जिससे हम लोग अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और बाहर क्या कर सकते हैं कम। आपको खाली वो 3 पॉइंट्स पढ़ने एक बार, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये कीमोस्मोटिक आप समझ जाओगे। कौन कौन से पढ़ाऊंगा आपको पहले समझा दूं, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना। ये वाला पार्टिकल कौन सा है, F0 और F1 पार्टिकल है। और यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि एक एंजाइम है ATPase, कौन सा है ATPase, और ATPase की प्रेजेंस में क्या होता है ADP से क्या बनता है ATP, पहली बात। दूसरा ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है पता है क्या, कि बताओ F1 जो पार्टिकल होता है वो आउटर साइड में होता है इनर साइड में होता है, या वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ F0 जो पार्टिकल होता है वो इनर साइड में होता है या आउटर साइड में होता है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही है। सिंपल सा खाली हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है बस, खाली कहाँ पे ल्यूमेन साइड में, बस कैसे बढ़ाना है, और हमें यहाँ पे क्या करना है स्ट्रोमा साइड में कम करना है किसी भी टाइप से। और जब ये ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, और ग्रेडियंट बन जाएगा तो हाई कंसंट्रेशन टू लो। जब ये H+ इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ADP से क्या बनेगा ATP। ये होता है पूरा खेल, खाली आपको इतना पता लग जाए कि हमें कैसे H+ बढ़ाने हैं अंदर और बाहर क्या करना है कम। क्योंकि देखो हमने बाहर भी तो ये किया था, आप लोग बताओ, जब मैंने ETS आपको बताया था तो आप रेस्पिरेशन में जब माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन जो चलता है तो वहां हमने क्या किया था, वहां एक तरफ हमने हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाई थी नहीं बढ़ाई थी, और जब एक तरफ बढ़ जाती है तो कहां से F1 F0 पार्टिकल से जब H+ आयन निकलते हैं तो वहां पे क्या बनता है ATP। तो वहां भी हमने देखा था और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है देखो, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड लो, ये स्ट्रोमा साइड है लिखा तो है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, और ये क्या है ल्यूमेन। अब आप लोग पहले इसके 3 वो पॉइंट पढ़ लो, ठीक है, जिससे आपको ये पता लग जाए, खाली वो 3 पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जो भी है, और उससे आपको ये पता लग जाए कि कैसे अंदर जो है वो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ रही है और बाहर क्या हो रही है कम। देखो एक बार पूरा पढ़ा दे रहा हूँ वैसे आपको, देखो क्या क्या कह रहा है। बेटा तो कह रहे हैं लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP सिंथेसाइज। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में कैसे ATP बनते हैं। कह रहे इन द क्लोरोप्लास्ट, कहां किसके अंदर बेटा, कह रहे हैं कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू ATP सिंथेसिस लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को बढ़ाना पड़ता है, क्या है बनाना पड़ता है। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकोइड, देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। हमें अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे इन द ल्यूमेन साइड। और कह रहा है इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द
ETS। ये दोनों बात कंपेयर कर रहा है। आप लोग बताओ, अगर पहली बात तो आप लोगों को पता ही होगा इतनी बात, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ETS पढ़ा था, तो वहां मैंने हाइड्रोजन आयन कहाँ पढ़ाए थे बताओ? इस साइड नहीं बेटा, मैंने आपसे कहा था ये देखो, इधर देखो, ऐसे बताया था आपको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इनर। ETS यही तो होता है, कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं। और यहाँ मैं क्या कर रहा था, H+ बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में, हम लोग बढ़ा रहे हैं ल्यूमेन साइड, ये वाली साइड, ये ल्यूमेन ही तो है थैलेमोइड का, इसमें हम H+ बढ़ा रहे हैं। और यहाँ कहाँ बढ़ा रहे थे, यहाँ पे बढ़ा रहे थे, समझ गए? तो बात तो वही है, यहाँ भी हमें H+ कहाँ से निकालने पड़ेंगे, F1 F0 पार्टिकल से, और वहां भी हमें क्या, यहाँ भी हमें क्या निकालने पड़ेंगे, F1 F0 पार्टिकल से H+ आयन को निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले क्या बनना चाहिए, कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। We need to be consider again the process that take place during the activation of the electron and their transport to determine the step that cause a proton gradient। जिससे क्या बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। तो आप लोग ये 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला क्या है, देखो बेटा, पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, कह रहा है सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिट होता है, कह रहा है टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहाँ होता है, ल्यूमेन साइड। कहाँ होता है, ल्यूमेन साइड, यानी थैलेमोइड के ल्यूमेन में। और कह रहा है द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेमोइड। इससे क्या होगा, थैलेमोइड का जो ल्यूमेन होता है उसमें H+ आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे। पहला समझ गए? सर अगर हाइड्रोजन आयन जो ल्यूमेन में पड़ रहा है, तो हम NADP भी तो NADPH को NADPH को कन्वर्ट भी तो कर रहा है। लेकिन वो कर रहे हैं, सुनो तो, लेकिन कोई एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे NADP भी होंगे ना, जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट तो, लेकिन NADPH वहाँ पे NADPH कितने बनाने वो भी डिपेंड करता है। ऐसा ना कितने बना लेंगे, नहीं ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते कितने भी NADPH बना लें, हमें उतने बनाने पड़ते हैं जितने डायरेक्शन यूज होते हैं। ये कुछ सेलुलर है, तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन रही, कितने बेटी बना लो अपना यूज कर लेंगे, समझ गए? वहाँ पे उसमें बनते हैं, कितने बनाने हैं बस ऐसा हो सकता है। हाँ H+ वहाँ पे बढ़ते रहेंगे। पहला ये हो गया। दूसरा देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम। दूसरा देखो, कह रहा है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। आपको वहां भी देखा होगा एक एंजाइम था, वहां पे शायद NADP रिएक्टेज होता है, नहीं जो NADPH को ब्रेकडाउन करता है वो H+ कहाँ भेजता है, अंदर की तरफ भेजता है ETS में। डी हाइड्रोजन होता है जो H+ को भेजता है अंदर, ऐसे ही यहाँ पे। और कह रहा है hence this molecule remove a proton from the stroma while the transporting an electron when this molecule pass on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane। और कह रहा है proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane। तो यहाँ से H+ कहाँ जाता है, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है NADP reactase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electron that come from the acceptor of electrons of PS first। Protons are necessary for the reduction of NADP plus to the NADPH। These protons are also removed from the stroma। अच्छा एक बात और सुनो, अब यहाँ पे इन्हें थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ये कह रहा है जो NADP रिड्यूस हो रहा है उससे H+ चाहिए, वो कहाँ चाहिए, स्ट्रोमा से। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता होगा, वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, H+ किधर बढ़ रहे हैं, अंदर बढ़ रहे हैं, और जब F1 H0 से बाहर निकल रहे हैं, H+ बाहर से निकलते हैं, तो वो NADP वो उधर क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, वही तो यूज कर रहा है, ऐसा होता होगा। ऑलरेडी कहाँ से होंगे, अगर ऑलरेडी बहुत सारे होंगे तो ये फिर हम इसका तो अगर H2 ल्यूमेन की साइड को अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो स्ट्रोमा में कैसे है, क्या H+ इसमें कैसे है, स्ट्रोमा में
स्ट्रोमा में अरे हम जो ये F1 F0 पार्टिकल से पास नहीं कर रहे हैं, तो वो तो फिर एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा, वो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा ना एटीपी में, तो एनएडीपी कहाँ हुआ? एनएडीपी नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रोमा में H+ तो आ जाएंगे और वो एनएडीपी वहां पे एंजाइम क्या करेगा, एनएडीपी रिलीज कर देगा। H1 H0 और F1 से हां तो वो तो एटीपी डायरेक्ट कन्वर्ट करा देते हैं, वो एनएडीपी कहाँ बनाते हैं? तो फिर स्ट्रोमा में कहां से आएगा? वही तो पूछा मैंने। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वहां पे जो एनएडीपी होते हैं ये अंदर साइड में स्प्लिटिंग हो रहा है और आउटर साइड में एनएडीपी वहां से मिल रहा है। चलो ये वाला खेल मैं आपको कल कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, पता नहीं क्या चलता है। अभी फिलहाल में इतना ध्यान रखो पहले, जो यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक बात है, ठीक है, कौन कौन सी। अच्छा तुम ये मुझे बता रही मोबाइल एक्सप्रेस कहाँ से आ रहा है? तो एनएडीपी को रिलीज करा, एनएडीपी रिलीज करा रहा है। ये आ तो बॉर्डर से ही रहा है, लेकिन आप मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। ये है तो बॉर्डर स्प्लिटिंग वाली ही। और एनएडीपी जो है वो थैलेमोइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है। हां नहीं, बॉर्डर स्प्लिटिंग थैलेमोइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है, इनर साइड में हो रहा है, इनर साइड में। हाँ। और एनएडीपी बाहर है स्ट्रोमा में, और जब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन जा रहा है तो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन आया तो आए, या एटीपी में बन गया। अरे इनका ही सीक्वेंस चलता है, तुम अभी समझ नहीं पा रहे, मैं इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुमको, ठीक है, कल को समझाऊंगा। अच्छा चलो अभी आप लोग इतना ध्यान रखो, पहले सुनो सही है, पहले आप लोग ये तो समझ गए कीमोस्मोटिक हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, देखो कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है लीवर में, वो समझ लो खाली। पहला मैंने क्या बताया, बॉर्डर स्प्लिटिंग कहाँ हो रहा है, इनर साइड में, सही है, वहां से हो रहा है। दूसरा मैंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहां पे बाहर से कहाँ आते हैं, अंदर आते हैं हाइड्रोजन। और तीसरा बताया कम कैसे होंगे आउटर साइड से, जब H+ जाएगा और NDPH बन जाएगा तो वहां से, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि सर वो NAD जो H+ है वो स्टोमा साइड में कहां से आ रहे हैं, ये तो है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये हो पार्टिकल कर रहा है, लेकिन अब कतई एकदम एक्यूरेट मुझे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे बता दूंगा तो वही याद कर लोगे, इसलिए पहले मैं एक बार अपने कर दूं, ठीक है, इसी से। चलो ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो एक तरफ क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडिएंट बढ़ जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, कम। और जब बढ़ जाएगा तो आप लोग बताओ हाइड्रोजन कहां से पास होंगे, F1 F0 पार्टिकल से पास होंगे और क्या बनाएंगे, एटीपी। क्या बनाएंगे, एटीपी। चलो तो इसे पढ़े बेटा, इसे बताओ, यहाँ पे देखो आप लोग पढ़े इसे, इतना बच्चे ये पढ़ लेते हैं। जो कह रहे हैं हेंस विद द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज, कह रहे हैं स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर while in the lumen there is a accumulation of protons, this create a proton gradient। इससे क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट बढ़ जाता है। और कह रहा है across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen। एक बात और ध्यान रखना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इस साइड में क्या होगी, ल्यूमेन साइड में ज्यादा होगी, लेकिन पीएच क्या होगी वहां पे कम। ये ध्यान रखना आप लोग, पीएच बेटा यहाँ क्या होगी, कम, किसमें, ल्यूमेन साइड में। अगले कह भाई आर बी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडिएंट, दिस ग्रेडिएंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडिएंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। दिस ग्रेडिएंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन channel of the CH0 of the ATP synthase। मैंने कहा था जब उससे पास आउट होते हैं तो क्या होता है, ADP क्या बनता है, ATP बनता है। कह रहे थे ATP synthase enzyme consist of two part, पहला होता है CH0 is embedded in the thylakoid। ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। कह रहे हैं CH0 is the embedded in the thylakoid membrane and form a transmembrane channel that carry out facilitate diffusion of proton across the membrane। The other portion is called CF1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that face the stroma। और कह रहे हैं the breakdown of the gradient provide enough energy to cause conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase which make the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP। उससे क्या बन जाता है, ATP। यानी कि सिंपल सा F0 F1 पार्टिकल से जब भी कोई हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ADP से क्या बनता है, ATP। कौन सा एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, ATPase। अगले देखो, कह रहे कीमोस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप अ प्रोटॉन ग्रेडिएंट एंड ATP synthase। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडिएंट और अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द thylakoid lumen।
ATP synthase has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. इससे क्या बनता है? ATP बनता है। अभी शांत रहो। Along with NADP is produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? रिएक्शन, और जिसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार आपको बेटा अभी जानो नहीं, एक बार रिवाइज करो इसको, ठीक है? आई बात बेटा रिवाइज करो एक बार आपको। यहाँ पे बता रहा है, सुनो 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 मैं देखा हूँ इधर से। यहाँ पे ये पता क्या बता रहा है? यहाँ कह रहा है कि वाटर जो होता है पहले से होता है, स्ट्रोमा में तो वाटर हो गया होगा। इसमें बता रहा है कि जैसे स्ट्रोमा में जो है प्लस आ रहा है अंदर को, और एक तो वाटर स्प्रेडिंग से आ रहा है। वाटर स्प्रेडिंग वाले में स्ट्रोमा से जो आ रहा है वो एनएडीपी रिड्यूस कर रहा है। लेकिन स्ट्रोमा में कहाँ से है? स्ट्रोमा में ये मैं तो देख रहा हूँ, इतने से मैं 3-4 क्वेश्चन चेक कर चुका हूँ। ये कह रहा है स्ट्रोमा में, सुनो सुनो सब लोग सुन लो बेटा, स्ट्रोमा में कहाँ से है सुन लो। ये कह रहा है शुरुआत में स्ट्रोमा में पहले से मौजूद एच प्लस होते हैं, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का द्रव भाग है।
सही है, पहली बात। दूसरा कह रहे हैं कुछ H+ स्ट्रोमा से ल्यूमन में फॉर्म कर दिए जाते हैं AD बनने पर। चलो मैं कल को अच्छे से लिख के कहूँगा, ठीक है, कि उसमें कहाँ से आते हैं। अरे अभी कहाँ जा रहा हूँ बेटा, रुक जाओ, अभी मैं भेज नहीं रहा हूँ आपको। हाँ यार अभी पे ये वाला देखो, एक बार सुनो, अगर आपको पूरे पॉइंट जाना होगा करें तो पहले आप लोग 3:30 तक चाहे फिजिक्स क्लास में केमिस्ट्री क्लास हो वो ऑफ करवा दिया करो। 3:30 तक, मैम से नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप लोग से भाग रहे हो अभी। 3:30 तक पूरे, और मैं 3:32 पे यहाँ पे आ जाऊंगा, आप 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3:40 पे छोड़ रहे हो, 30:35 पे छोड़ रहे हो तो इधर भी प्रॉब्लम होता है, समझ गए? तो ये काम वो करना पड़ेगा वरना ऐसा नहीं चल पाएगा। अरे सब लोग भाग रहे हैं, चलो बेटा आप थोड़े सुनो, चलो जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, ठीक है। एक बात और सुनो मेरी, अभी बैठ रहो, थोड़ी देर बैठे रहो। दूसरा क्या है, अब आप लोग बताओ, आपके ATP एनएडीपी जो ATP बन गए, इतने हीट होते हैं, ठीक है। अब आपको बताया आपका क्या होगा बेटा, CO2 फिक्सेशन होगा, यानी कि डार्क एक्शन होगा, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल, H-Select साइकिल, और पढ़ेंगे कैम साइकिल। मैंने आपको बता दिया है। अच्छा आपको ये पता है केल्विन साइकिल और H-Select पाथवे में डिफरेंस क्या होता है, क्या फायदा होता है, C4 में C3 अलग क्यों करना है ये प्लांट, ये आपको पता है? थोड़ा बहुत सोचो बताओ। हालांकि C3 80% प्लांट में होता है, लेकिन C3 प्लांट में जो साइकिल होती है उससे प्लांट को क्या होता है, लॉस होता है, आपको पता है ये बात? क्योंकि वहां एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, पता होगा आपको। और हम लोग कल ये पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, C3 और C4 वाला, इसमें भी छुट्टी मत करना बेटा, सही है? C3 और C4 जहां हम लोग पढ़ेंगे केल्विन एंड H-Select पाथवे। आपको पता होना चाहिए केल्विन साइकिल जो होती है उससे क्या बनता है, H-Select पाथवे आल्सो इन्वॉल्व, यानी कि उसमें केल्विन साइकिल भी इन्वॉल्व होती है। और हम ऐसे बोल सकते हैं H-Select पाथवे कोई अकेली एक साइकिल नहीं है, एक बातें हो रहा हम लोग। और C4 साइकिल जो होती है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमेशा C3 साइकिल से ही होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो C3 साइकिल होती है उसमें मेसोफिल सेल इन्वॉल्व होती है, और वहां पे 2 टाइप की सेल होती है, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल। तो ये सब डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है केल्विन साइकिल में और H-Select साइकिल में, और ये दोनों डिफरेंस अगर आपको क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग फिर अपने पढ़ पाओगे, ठीक है? चलो फिर तो कल ही मिलेंगे, ठीक है? और कल हम लोग पढ़ेंगे C3 एंड C4 साइकिल के बारे में, ठीक है? नमस्ते, किसकी नंबर वाली आओ, मैं देख लूँगा।